जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडियाज ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। मतलब हम थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे और ये सोचने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नेशनलिज्म राइज होता है यूरोप के अंदर। ठीक है ना। आपको कहानी पता है कि फ्रांस में क्या हुआ, एक दिन अचानक से एक र्यूमर स्प्रेड होता है। र्यूमर स्प्रेड होता है कि राजा क्या करना चाहता है, वहां के जो लोग हैं उनको असासिनेट करना चाहता है। ठीक है ना। लोग वहां के ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो थे वो परेशान थे और राजा से किसी न किसी तरीके से छुटकारा पाते थे। और ऐसे टाइम पे राजा ये मतलब सोसाइटी के अंदर ये अफवाह फैल जाए कि राजा हमारा असासिनेशन करना चाहता है, किंग जो है हमारा असासिनेशन करना चाहता है, तो सोचिए लोगों का जो गुस्सा है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग इस गुस्से को बिना सोचे समझे इस गुस्से को राजा के ऊपर उतारने की कोशिश करते हैं और मूव करते हैं राजा के महल जो था वर्साइलिस में। मूव करते हैं और राजा के महल की तरफ मूव करते हैं। वर्साइलिस में था, रास्ते में उन्हें एक जगह मिलती है जिसका नाम है बास्तिल। बास्तिल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे क्या कहता था, जो भी राजा के खिलाफ जाता था उस जगह का, उस पर्टिकुलर जगह का, तो वहाँ के लोगों को इसके अंदर एक तरीके से क्या करता, कैद करके रखा जाता था। इसके अलावा यहाँ पे ना बहुत सारे एम्यूनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते थे, मतलब कि राजा यहाँ पे अपने हथियार वगैरह भी रखा करता था। ठीक है ना, बास्तिल के अंदर। तो जब लोग वर्साइली की तरफ मुंह कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें बास्तिल भी दिखता है और वे बास्तिल को क्या करते हैं, लूट पाट करते हैं, वहाँ के गार्ड को मारते हैं और यहाँ के जो कैद किए हुए लोग थे उन्हें रिहा करते हैं, एम्यूनेशन हाथ में उठाते हैं और राजा के महल की तरफ मूव करने लगते हैं। अब ये थी बीच की कहानी। एक्चुअल में ये सारी चीजें हुआ क्यों, क्यों लोग इतना ज्यादा गुस्सा थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, राजा के महल की तरफ क्यों मूव किए, ये सारी बातें अब आपको समझने को मिलेंगी कि ये सारे इसके पीछे की कहानी क्या थी। ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो फ्रांस फ्रांस था उसकी सोसाइटी के बारे में बात करें ड्यूरिंग 18th सेंचुरी के टाइम पे। ठीक है ना। फ्रांस में लुइस सिक्सटीन नाम का किंग था जो बेसिकली बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। उसने शादी कर रखी थी ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी जिनका नाम था मैरी एंटोनेट। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, मैरी नाम था उनका, उन्होंने उनसे शादी शादी कर रखी थी। और क्या हुआ था उस टाइम पे ना, जो सोसाइटी थी वो बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइडेड थी। फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइडेड थी। पहले बोला जाता था नोबेल, सॉरी पहले बोला जाता था क्लर्जी, दूसरे को बोला जाता, सेकेंड स्टेट को बोला जाता था नोबेल, और थर्ड स्टेट में जो इन दोनों के अलावा बच गए उन्हें बोला जाता था थर्ड स्टेट। अब ये क्लर्जी कौन थे, नोबेल कौन थे और थर्ड स्टेट वाले लोग कौन थे। ठीक है ना। क्लर्जी बेसिकली वो लोग थे जो आपके फादर, चर्च वगैरह के जो फादर थे वो लोग थे, पोप वगैरह लोग थे, मतलब धर्मगुरु एक तरीके से कह सकते हो। नोबेल कौन लोग आते थे, किंग एंड देयर हिज रिलेटिव्स, राजा और उसके रिश्तेदारों को नोबेल बोला जाता था। इन दोनों के अलावा जितने लोग बच गए उन्हें थर्ड स्टेट की कैटेगरी में रखा जाता था। फ्रेंच सोसाइटी में सिर्फ थर्ड स्टेट वाले लोग क्या करते थे, टैक्स पेयर्स थे। अब इसमें किसान थे, आर्टिसन थे, शॉपकीपर्स थे, ये सारे लोग टैक्स पे करते थे। किन को देते थे, किंग को देते थे प्लस क्लर्जी को देते थे। समझ में आ रहा। अब उस समय जो बेसिकली टैक्स था, 3 तरीके का टैक्स था, 2 डायरेक्ट टैक्स थे, एक इनडायरेक्ट टैक्स था। जो 2 डायरेक्ट टैक्स थे ना उसे बोला जाता था टिथ एंड टैली। ठीक है ना। टिथ क्या था, बेसिकली फादर वगैरह से लोग लेते थे, किसानों से, फार्मर से। फार्मर से क्यों लेते थे, क्योंकि उस समय कॉन्सेप्ट माना जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का। अब डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का कॉन्सेप्ट क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का कॉन्सेप्ट ये था कि राजा जो है गॉड के भेजे हुए अवतार हैं, जो भी वो लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, वो खुद नहीं लेते हैं, गॉड उनसे बुलवाता है। और जो क्लर्जी है वो मीडिएटर है गॉड और गॉड के दूत के बीच के। ठीक है ना। तो तुम जो किसान लोग हो ना, तुम्हारी फसलों को जो है बर्बाद होने से बचाएगा कौन, हम लोग, हम फादर लोग, पोप लोग। क्यों, क्योंकि हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने में तो खर्चे होंगे, तो आपको इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, जिसे तिथ बोला जाता था, आपको देना पड़ेगा। किसे, फादर को, पोप को, फार्मर से लिया जाता था ये टैक्स। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मतलब 9th वालों को पूछा जाता है। ठीक है ना। टैली क्या है आपका, टैली बेसिकली किंग वसूला करता था आम जनता से कि इफ यू आर लिविंग इन माई सोसाइटी, इन माई एरिया, इन माई लोकेलिटी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बदले में हम आपकी हिफाजत करेंगे अदर इन्वेडर्स से। ठीक है। तो टिक और टैली समझ में आया। ये आपके फ्रेंच सोसाइटी थे ड्यूरिंग 18th सेंचुरी के नियर अबाउट।
ठीक है। अगर आप ये 9th वाले अगर आप होते तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फ्रांस में ये सारी चीजें चल रही थी और आपको पता, सोचिए आपका इंडिया है, इंडिया में ये बोल दिया जाए कि जो अंबानी या अडानी वो टैक्स पे नहीं करेंगे, टैक्स पे पेयर्स कौन होगा, जो आम जनता होगा, जो रिक्शा पुलिस होगा, जो ठेला लगाता होगा, ये सारे लोग टैक्स पे करेंगे। तो जनता क्या खुश होगी या नाराज होगी? जाहिर सी बात है नाराज होगी, राजा के खिलाफ बोलेगी, धरना देगी, प्रदर्शन करेगी। दैट पर्टिकुलर कंट्री इज द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो और अगर राजा की तरह है, मोनार्कियल सिस्टम है, तो बास्टिल की तरफ मूव करेगी, वर्साइली की तरफ जाएगी, वहां पे अटैक करेगी, लूटपाट करेगी, जो मन में आएगा वो करेगी। समझ में आ रहा है? तो ये फ्रेंच सोसाइटी थी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी के टाइम पे। राजा क्या करता था? टैक्स वसूलता था, ठीक है ना। इसके अलावा राजा जो था ना, उस समय ब्रिटेन से, जो लुई 16 था, वो ब्रिटेन से बहुत ज्यादा जलता था और ब्रिटेन ने उस समय अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना रखी थी। यहाँ पे खाने को लाले परेशानी है फ्रांस के अंदर, और राजा क्या करता था? जनता से टैक्स वसूल करके, थर्ड स्टेट से टैक्स वसूल करके किसे देता था? अमेरिकन को। इसलिए ताकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करा सके, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। समझ में आ रहा? तो अब अमेरिका, तो आपके घर में अगर खाने को नहीं है तो आप पहले दूसरों को खाना देखो कि अपने पेट भरोगे। जाहिर सी बात है, पहले अपना पेट भरोगे तब जाकर कुछ और सोच पाओगे कि कैसे औरों की मदद की जाए। समझ में आ रहा है? लेकिन राजा ने क्या किया? पहले लुई 16 ने क्या किया? पहले अपने लोगों को छोड़ करके वहां के लोगों की मदद करने लगे। अब पैसा तो बहुत ज्यादा लग रहा था। राजा एक दिन दिमाग में आया, उसने बोला कि मैं क्या करूंगा, टैक्स इंक्रीज करूंगा, ठीक है ना, टैक्स और ज्यादा वसूला जाएगा। लेकिन उस समय क्या था? टैक्स वसूलने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? इफ द किंग वांट टू इंक्रीज द टैक्सेस या रेज द टैक्सेस, देन फर्स्टली ही हैज टू अटेंड अ मीटिंग, which is attend a meeting is known as by the help of general state assembly। ठीक है ना, एक स्टेट असेंबली बुलाई जाती थी और वो लोग मिलकर के क्या करते थे? मीटिंग अटेंड करते थे, जिसमें डिसीजन लिया जाता था कि हम क्या करेंगे, अब टैक्स वसूल करेंगे। ठीक है ना। अब स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, इसे बुलाई जाती थी और ये बेसिकली इसमें 3 लोग आते थे, सोसाइटी के जो उस समय के 3 लोग थे, क्लर्जी, नोबेल और थर्ड स्टेट। ठीक है ना, क्लर्जी, नोबेल और थर्ड स्टेट आते थे। क्लर्जी वाले लोग क्या थे? इनके इनके 300 मेंबर्स होते थे, इनके भी 300 मेंबर होते थे, इनके 600 मेंबर्स होते थे। लेकिन 600 मेंबर भले से देखने में लग रहा है कि 600 मेंबर्स हैं, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि इनकी वोट की वैल्यू 1 होती थी, इनके वोट की वैल्यू 1 होती थी, इनके भी वोट की वैल्यू 1 होती थी। यानी 300 लोग मिलकर के वोट डालेंगे तो उनका वोट 1 काउंट होगा, 300 लोग मिलकर के वोट डालेंगे तो उनका वोट 1 काउंट होगा, 600 लोग मिलकर के वोट डालेंगे तो उनके वोट की वैल्यू 1 होगी। यानी 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट अभी नहीं था। समझ में आ रहा है? क्लर्जी वालों में राजा को लगा कि चलो ठीक है, तुम लोग टैक्स बढ़वाना चाहते हो, टैक्स तो हम बढ़ा ही देंगे, तुम लोग चाहते हो स्टेट जनरल की मीटिंग बुला करके किया जाए, तो ठीक है बुला लेते हैं। क्योंकि राजा को तो पता था ये दोनों मेरे साथ रहेंगे, तो इनके वोट की वैल्यू कितनी होगी? 2। इनका वोट मेजोरिटी से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, टैक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। उस समय ना मिडिल क्लास का इमरजेंस हो चुका था, राइज ऑफ द मिडिल सोसाइटी, मिडिल क्लास सोसाइटी। ठीक है ना, यानी पढ़े लिखे लोगों का क्या होता है? इमरजेंस हो चुका है, जिसमें जॉन लॉक थे, मीराबे थे, एबिसिस थे, मेरा व्यू जिसे बोला जाता है। ठीक है ना, ये सारे लोग क्या थे? ये लोग इकट्ठा होते हैं और ये लोग बहुत सारी किताबें वगैरह लिख चुके थे, लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं होता है कहीं पे 1 कॉन्सेप्ट का बात किया गया, और डिवाइन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का कॉन्सेप्ट को इरेडिकेट करने की बात करेगी, हटाने की बात करेगी। इससे उस समय के जो लोग थे ना, वो थोड़े से सोचने पे मजबूर हुए और उन लोगों ने बोला कि नहीं, जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई है, हम इसमें पार्टिसिपेट तभी करेंगे जब क्या होगा? जब हम लोगों की वोट की वैल्यू 1 काउंट होगी। राजा को लगा ऐसे तो क्या होगा, ऐसे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि इसमें से क्लर्जी में से भी कुछ लोग और नोबेल खानदान में से भी कुछ लोग मिडिल क्लास में आपके रहते थे, मिडिल क्लास को फॉलो करते थे, और मिडिल क्लास के मतलब कि थर्ड स्टेट के जो ऊपर परेशानियां बीत रही थी उसके खिलाफ थे। तो इसमें से भी कुछ वोट चले जाते तो जाहिर सी बात है टैक्स इंक्रीज नहीं होता। राजा को ये बात समझ में आ चुकी थी। राजा ने जो ये इम्प्लीमेंटेशन था करने को कि हम क्या करेंगे, 1 नेशन 1 वोट का कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, इसे हटा देता है। ये लोग इकट्ठा होते हैं अलग से एक ग्रुप में, एक टेनिस लॉन होता है वहां का, वहां पे इकट्ठा होते हैं और खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं और डिमांड करते हैं कि हम क्या करेंगे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसे राजा को क्या देना होगा? इंपॉर्टेंस देना होगा। राजा इस बात को अभी भी नहीं मानता है और उसी वक्त एक दूसरी जगह पे, फ्रांस के किसी दूसरे हिस्से पे ये चल रहा होता है, अफवाह फैल रही होती है कि राजा हमारा क्या करना चाहता है, हमें मारना चाहता है। अब ये अफवाह फैली कैसे?
अफवाह इस तरीके से फैली थी कि उस समय की जो सोसाइटी थी ना, वो भूख से परेशान सी तड़प रही थी। राजा टैक्स पे टैक्स इंक्रीज कर रहा था, अब लोग भूख से परेशान हो गए थे। लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो वहाँ के बेकरी वगैरह था उस पर अटैक करना शुरू किया। खाने को डाले थे तो उन्होंने क्या किया, अटैक करना शुरू किया। राजा के कानों में ये बात पड़ती है, खबर पहुंचती है कि वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो गया है, कुछ दंगे हो गए, फसाद हो गए। अब सपोज कर दिया आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे दंगा फसाद बढ़ जाए तो आप क्या करोगे? दंगा फसाद बढ़ जाए तो आप क्या करोगे? आप करोगे वहाँ पे कि उस चीज को क्या करोगे, वहाँ पे अपनी आर्मी भेजोगे या पुलिस भेजोगे, और भेज करके क्या करोगे, वहाँ पे उस दंगे को शांत करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना? राजा ने भी वही काम किया, लेकिन लोगों को लगा नहीं, राजा हमें शांत करने के लिए नहीं आ रहा, असासिनेट करने के लिए आ रहा है। और वही लोग अफवाह जो फैल रही है राजा के महल की तरफ मूव करते हैं। राजा के कानों में ये बात खबर पहुंचती है और राजा क्या करता है, आनंद फानंद में नेशनल असेंबली को वरीयता इंपॉर्टेंस दे देता है और कहता है ठीक है जाओ तुम लोग जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये लोग 1991 ये 1789 की बात है, और 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें राजा तो रहता है, बस राजा के पावर को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, थोड़ा सा तो कम कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से सोसाइटी फॉर्म होती है, लेकिन ये सोसाइटी ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं चल पाती है, और ये क्या करता है, इसको हटा करके एक नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है, जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स जैकोबिन क्लब्स कुछ टाइम तक रूल करता है, लेकिन जैकोबिन क्लब्स भी जब अच्छे से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर नाम का पर्सन था, जैकोबिन क्लब्स को ज्वाइन करता है और पावर में आकर के क्या करता है, चीजों को थोड़ा सा अपने मतलब पावर आने के बाद से ना लोग क्या दिमाग खराब हो जाता है, अभी अपने ही लोगों को असासिनेट कर रहा है, जो भी खिला जाता है उसे जिलेटिनाइट करने लगता है। समझ में आ रहा है? जैकोबिन क्लब की फॉर्मेशन जब ये सारी चीजें होती हैं, रेन ऑफ टेरर के पीरियड ऑफ 1793 से 1794 के पीरियड ऑफ टाइम को रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। और जब जैकोबिन क्लब अच्छे से काम नहीं कर पाता है तो उसकी जगह लेने के लिए आ जाता है डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। ये मैं एकदम शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस पावर में आता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या करता है, वोटिंग राइट्स को लेकर के कुछ चेंजेस करता है, और एक नियम ये बनाता है कि हम क्या करेंगे, जो भी लोग रिप्रेजेंटेटिव हमारे वहाँ चूज करके आ रहे हैं उसमें से 5 मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे जो डायरेक्टरी कहलाएंगे, और ये लोग क्या करेंगे, उस जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे और क्या करेंगे, चेक बैलेंस करने का काम करेंगे, यानी आप हमारे काम को देखेगा, हम आपके काम को देखेंगे। अब ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब इसका फायदा उठाता है नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में पावर में आता है नेपोलियन बोनापार्ट, और 1815 तक बैटल ऑफ वाटरलू तक ये पावर में बना रहता है। ठीक है ना? बैटल ऑफ वाटरलू, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द नेपोलियन बोनापार्ट एंड इट्स सिविल कोड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड कर लीजिए इसे। ठीक है ना? तो सिविल कोड के बारे में आपको बताऊंगा, नेपोलियन के बारे में शॉर्ट नोट्स भी आपको दे दूंगा। ठीक है ना? अब इसके बाद से जो कहानी शुरू होती है, किस तरीके से नेपोलियन, आपको पता है कि अलग अलग जगहों पे क्या करता है, इकट्ठा करता है, लोगों को यूनाइट करता है। वहाँ यूनाइट करने का मतलब क्या है, वो बेसिकली रूल करना चाहता है। रूल करने का मतलब क्या है, वो उस टेरिटरी पे रूल करना चाहता है, लेकिन लोग वहाँ पे आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो वहाँ की लड़ाई शांत करने में वो क्या करेगा, उसका सारा टाइम बीत जाएगा। लेकिन उसका सपना क्या था, उसका सपना पूरा दुनिया, सिकंदर का फॉलोअर था ना नेपोलियन, तो वो पूरे दुनिया पे पता करना चाहता है। अब सोचो इस एरिया पे वो क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, और यहाँ के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो क्या ये लोग इसके तरफ से लड़ेंगे, ये तो पहले आपस में ही मसला सुलझाते रहे। तो नेपोलियन ने क्या करता है, नेपोलियन यहाँ पे लोगों को यूनाइट करता है। किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, तुम लोग सब एक हो। कल्चर के बेसिस पे यूनाइट कर देगा, तुम्हारी कल्चर एक है, लैंग्वेज एक है, एथनिसिटी एक है, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, ताकि ये लोग एक हो जाए और जब भी मुझे जरूरत पड़े ये लोग मेरे लिए लड़े, ताकि आपस में लड़े। समझ में आ रहा? बहुत ज्यादा चलाता। अब यही यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी का रीजन बनता है। ठीक है ना? आपके बुक पेज नंबर 7 पे एक पिक्चर दिया होगा नेपोलियन बोनापार्ट का, जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है ना? जिसमें ये दिखाया कि नेपोलियन एक कुरियर की तरह काम कर रहा है, और जो उसकी जीते हुए चीज है ना, वो 1 बाय 1 करके एरिया से वो 1 बाय 1 करके क्या हो रहा है, उससे छूटते जा रहे हैं। ठीक है ना? वो एक पोस्टमैन की तरह दिखाया गया है नेपोलियन को, और 1 बाय 1 करके क्या कर रहा है, वो सारी चीजें छोड़ते हुए जा रहा है। ठीक है ना? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पिक्चर से। तो यहाँ तक तो आपको कहानी आई होप समझ में आई होगी। हम अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म। ठीक है?